ने प्रस्ताव रखा और उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप सीधी तस्वीरें सदन की देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे पहले आप पारिसिमन को लेकर विपक्ष के सवाल और सरकार का जवाब देख रहे थे और अब से कुछ मिनट पहले मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव रखा और उसके बाद से वोटिंग की प्रक्रिया सदन में शुरू हो चुकी है। संसद के विशेष सत्र का ये दूसरा दिन, जब पारिसिमन को लेकर सरकार की तरफ से अमित शाह जवाब दे रहे थे, उससे पहले राहुल गांधी ने बहुत ही मजाकिया अंदाज में सरकार को घेरा, प्रधानमंत्री को मजिशियन तक कहा और एक एग्जाम्पल उन्होंने खरगोश वाला दिया, पेश किया। हालांकि स्पीकर बार बार उन्हें रोक रहे थे, मना कर रहे थे कि आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा का आप ख्याल रखिए। और इस पर राहुल गांधी का जवाब ये हो रहा था कि मुझे बोलने दीजिए। स्पीकर ने उन्हें समझाया कि आपको बोलने का समय दिया जा रहा है, लेकिन आप उसका सही इस्तेमाल करें। नेता प्रतिपक्ष हैं, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें। आप चौराहे पर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सदन के भीतर वो नहीं बोल सकते। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी बात पूरी की। अपनी दादी इंदिरा गांधी के दिए संदेशों का उन्होंने जिक्र किया। वो बार बार स्पीकर को गार्डन की तरफ ले जाने की बात कहते हुए इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे थे और राहुल गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने उन्हें सिखाया है कि क्यों डार्क में देखना चाहिए, क्योंकि जो ताकत होती है, जो असली ताकत होती है, वो डार्कनेस में छिपी बैठी होती है। जो मंशा होती है वो वहां पर नजर आती है। तो आपको देखना होगा कि डार्क के भीतर, डार्कनेस के भीतर क्या है, और वो मुझे नजर आ रहा है। ये कहते हुए उन्होंने सरकार को घेरा, जिसका जवाब के बारे में बताएंगे। माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली का संचालन करने से संबंधित बिंदुओं की ओर आकर्षित किया जाता है। प्रत्येक माननीय सदस्य को मत विभाजन आरंभ होने से पूर्व अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और इस प्रणाली का संचालन उस स्थान से ही करना चाहिए। जब माननीय अध्यक्ष अब मत विभाजन बोलेंगे तो महासचिव मतदान बटन को एक्टिवेट करेंगे और इसके साथ साथ गोंग की ध्वनि सुनाई देगी। मतदान के लिए केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही, कृपया ध्यान दें कि केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही माननीय सदस्य हेडफोन प्लेट पर मल्टीमीडिया डिवाइस के बाईं ओर लगे वोट सिक्योर बटन और हेडफोन प्लेट पर दाईं ओर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन साथ साथ दबाएं। हां, हरे रंग के स्टिकर के नीचे, नहीं लाल रंग के स्टिकर के नीचे। मतदान में भाग नहीं लेना, पीले रंग के स्टिकर के नीचे। गोंग ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है। माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे यदि बटनों को पहली गोंग ध्वनि सुनाई देने से पहले दबा दिया जाता है या दोनों बटनों को दूसरी गोंग ध्वनि सुनाई देने तक एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता है। माननीय सदस्य दूसरी गोंग ध्वनि के कुछ सेकंड के पश्चात अंतिम परिणाम वास्तव में देख सकते हैं। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन के किसी भी तरफ संस्थापित व्यक्तिगत परिणाम डिस्प्ले बोर्डों पर, मल्टीमीडिया डिवाइस पर और हां, नहीं, मतदान में भाग नहीं लेने वाले बटन, जैसा भी मामला हो, पर अपने मत की जांच कर सकते हैं। मत दर्ज नहीं होने की दशा में अथवा यदि कोई सदस्य अपने मत में परिवर्तन करना चाहते हैं
तो वे पर्ची के माध्यम से मतदान की मांग कर सकते हैं। अंग्रेजी में पढ़ना। Kind attention of honorable members is invited to the points in the operation of the automatic vote recording system. Before a division starts, every honorable member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. When the honorable speaker says, "Now division," the Secretary General will activate the voting button and a gong sound will be heard simultaneously. For voting, only after the sound of the gong, repeat, only after the sound of the gong, on towards the left side of the multimedia device on the headphone plate, and any one of the following buttons fixed on the right side of the headphone plate. For yes, below green color sticker; no, below red color sticker; abstain below yellow color sticker. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard. Honorable members may please note that their votes will not be registered if buttons are kept pressed. पत्रकार राजेंद्र जादौन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र जी फोन लाइन पे है आप? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। समझाया जा रहा है सदन की ओर से सभी को, सांसदों को, कि किस तरह से आपको वोटिंग करनी है और वोट कैसे दर्ज होगा। अब से कुछ ही देर में ये वोटिंग की प्रक्रिया भी संपन्न हो जाएगी, लेकिन वोटिंग की प्रक्रिया तक पहुंचने से पहले बहुत ही हंगामेदार रहा सदन। विपक्ष ने जहां चुटकियां लेते हुए सरकार को घेरा, सरकार की तरफ से भी अमित शाह ने जवाब दिया। सबसे पहले तो पूछा कि विपक्ष को इतनी आशंकाएं आखिर क्यों है, कांग्रेस ने किस किस चीज का। तस्वीरें देखते रहिए, ये लाइव तस्वीरें हैं वोटिंग की, और सुनते रहिए। ये वोटिंग की तस्वीरें आपके सामने हैं। अमित शाह ने पूछा कि आखिर कांग्रेस को किन चीजों पर आशंकाएं हैं, और जिक्र किया कि कांग्रेस हर चीज का विरोध करती है, इन्हें आदत हो गई है। 3 तलाक को खत्म करने की सरकार की जो कोशिश थी, कांग्रेस ने उसका विरोध किया। कांग्रेस ने CAA का विरोध किया। एक के बाद एक गिनाते चले गए अमित शाह। उन्होंने कहा कि अगर मगर लगाकर विपक्ष ने हर बार विरोध किया है, हर मुद्दे का विरोध किया है। विपक्ष ने महिला आरक्षण का भी विरोध किया। तो 278 अभी तक हाँ और 211 ना, ये आपके सामने वोटिंग की तस्वीरें भी हम लाइव पहुंचा रहे हैं। राजेंद्र जादौन हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है सर हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार। परिसीमन देख रहे होंगे सर, क्या चल रहा है सदन के भीतर? हाँ देखिए, देखते हैं सर। विपक्ष का जो रवैया है, और राहुल गांधी जिस तरह से बार बार मजिशियन करके और एक जादूगर का एग्जाम्पल देते हुए सरकार को घेर रहे थे, विपक्ष का रोल समझ में आया राजेंद्र जी? नहीं, विपक्ष की दलीलें दूसरी तरह की है। वो ये कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण का तो समर्थन करते हैं, लेकिन ये जो डिलिमिटेशन है, जो सीट्स बढ़ाई जाएंगी लोकसभा की, तो हम उसके विरोध में हैं। वो इस तरह से क्यों जो है किया जा रहा है, जो मौजूदा संख्या है उसके दायरे में भी आरक्षण दिया जा सकता है, उनकी अपनी दलीलें हैं। लेकिन डिलिमिटेशन तो होता रहा कि देखिए हरियाणा में पहले कितनी सीट थी और अब 90 है, बढ़कर जो है हर स्टेट में समय समय पर जो है सीट बढ़ती रही है। लोकसभा की सीटें भी बढ़ाई गई हैं, तो ये है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आप एक जस्टिफाई कीजिए कि कितनी सीटें बढ़ाई जाए, क्योंकि जितनी सीट बढ़ती है तो उससे जो है फिर फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ता है। ये तो सत्र के पहले ही दिन अमित शाह जवाब दे चुके हैं, कहा कितनी सीटें बढ़ेंगी। विपक्ष को आपत्ति थी कि उत्तर में आप सीटें बढ़ा देंगे अपने फायदे के लिए, दक्षिण में सीटें कम हो जाएंगी। तो सबसे पहले दक्षिणी राज्यों का जिक्र वहां पर अमित शाह ने कर दिया कि देखिए वर्तमान सीटें कितनी हैं, हमारी प्रस्तावित सीटें कितनी हैं, बढ़ के ही आएंगे, पहले से ज्यादा सांसद पहुंचेंगे यहाँ पर जितने अभी आते हैं। 24% का जिक्र किया यहाँ पर कि प्रस्तावित सीटों के बाद दक्षिण राज्यों से 24% सांसद जो है वो सदन में पहुंचेंगे। अमित शाह इसका जवाब कल दे चुके हैं। उसके बाद भी विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, आज भी अमित शाह को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि 1975 में आपने अपनी सत्ता बचाने के लिए परिसीमन पर रोक लगा दी, लेकिन हम क्या गलत कर रहे हैं बताइए। हाँ नहीं, देखिए ऐसा है कि
परिसीमन तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के हिसाब से फिर करना ही होता है, हाँ। क्योंकि आबादी जब बढ़ जाती है, क्राइटेरिया है उसका कि भाई इतनी आबादी पर जो है एक प्रतिनिधि होना चाहिए लोकसभा में। तो जब आबादी बढ़ती है तो फिर उस क्राइटेरिया के अनुपात में जो है सीट बढ़ानी होती है। तो ये तो कोई नहीं है, लेकिन आप ये ठीक है कि देखा जा सकता है कि ये इन्होंने एक टारगेट रखा है 850 का, उसमें कितना जो है जस्टिफाइड है पॉपुलेशन के जो बढ़ोतरी हुई है आबादी में, उसके हिसाब से जो है कितनी बढ़ाई जाती है। अभी तो साउथ में भी सब जो एकजुट हो रहे हैं उनको तो ये आशंका है कि हमारी सीटें कम हो जाएंगी। मैं आपको रोक रही हूँ, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यस को 278 वोट्स मिले हैं, इस नोज में 211 वोट गए हैं, और जो पीला बटन दबाने के लिए कहा गया था कि जो वोट नहीं करना चाहते वो पीला बटन दबाए, तो पीला बटन किसी ने नहीं दबाए हैं, और टोटल 489 वोट पड़े हैं। बोलिए सर। अरे देखिए, ऐसा है कि बस वही है कि साउथ में भी जो है आशंकाएं हो रही है। साउथ के जो है स्टेट्स जो है ना वो एकजुट हो गए हैं कि वो जो है विरोध कर रहे हैं परिसीमन का। उनको ये आशंका है कि उनकी सीटें कम हो जाएंगी, उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। तो ये तो आशंका ही है, अभी बैठ के बात भी की जा सकती है, और वो जो है सभी दलों को विश्वास नहीं, ये आशंका वाला एक बार फिर समझाइए, क्या आशंका है सर? आशंका ये है कि उनको साउथ में जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो है सीट कम हो जाएंगी परिसीमन में। उनको ये आशंका है। तो उनको जवाब दिया गया ना, अमित शाह ने बकायदा सीटें गिनकर बताई हैं कि आपके यहाँ से आप कितने ज्यादा सांसद निकल कर आएंगे। कोई संख्या वहां घट नहीं रही है बल्कि बढ़ रही है। और प्रियंका गांधी ने जो कहा कि जो मौजूदा सीटें हैं उन्हीं में से आप क्यों नहीं दे देते, महिलाओं को अगर कुछ देना चाह रहे तो उसी में से आप क्यों नहीं दे देते, इसका जवाब मुझे लग रहा है कि शायद अमित शाह ने दिया है कि अगर कहीं पर 20 लाख वोटर है तो एक सांसद कैसे 20 लाख वोटर्स को देख सकता है। क्या ये प्रियंका गांधी को दिया गया जवाब है? तो नहीं, यही मेरा कहना भी यही है कि वो जो है डिलिमिटेशन इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि जब आबादी बढ़ती है तो उसका क्राइटेरिया है कि इतनी आबादी पर एक प्रतिनिधि होना चाहिए। अगर उससे बढ़ गया तो फिर आपको दूसरा क्षेत्र क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से डिलिमिटेशन होता है। ऐसे बात करने में ये बहुत सरल प्रक्रिया लग रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, आपको क्या लग रहा है हंगामा क्यों बरपा है? नहीं, वो यही कि विपक्ष की आशंकाएं होती है। उनको ये लगता है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उनको ये भी लगता है कि जो हमें निर्वाचित करने वाला वोटर है इसको ये बांट देंगे अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में, तो बल्क में जो जिताने वाला उनका जो वोटर है वो दूसरे एक अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाएगा। तो फिर वो जो है उनकी जीत इतनी आसान नहीं रह जाएगी। एक तो वो इस तरीके से भी सोचते हैं, सोचने का अपना तरीका है। और वो जो है डिलिमिटेशन में ऐसा होता भी है कि कोई जो है किसी का पक्ष का किसी पार्टी के पक्ष का वोटर है वो कई टुकड़ों में हिस्सों में बढ़ गया, तो जिस तरह से वो पार्टी जो है सीट जीत लेती थी फिर वो उतना आसान नहीं रह जाता। उनको फिर वोट बैंक अपना नए तरीके से बनाना होगा। तो ये राजनीतिक खींचतान है। नहीं, राजनीतिक खींचतान तो है ही, लेकिन ये अपने फायदे के लिए निरर्थक आरोप नहीं है क्या? नहीं, आरोप नहीं है, ये तो अपना मुद्दा वो अपना पक्ष रख रहे हैं। तो ठीक है कि सरकार अगर मेजोरिटी में है तो पक्ष रखना एक बात है सर, पक्ष रखना। आपने जिस डर का जिक्र किया कि मान लीजिए मैं एक सांसद हूं और परिसीमन के बाद वहां पर सीटों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, एक ऐसा बॉर्डर खींच दिया जाएगा कि अब यही मेरा कार्यक्षेत्र है और यही मेरे वोटर्स है और यहीं से अब मुझे चुनाव लड़ना है, और इस मेरे वोटर्स कम हो जाएंगे, मैं जीतूंगी या जीतूंगा इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, इसलिए मैं विरोध करूं, ये कहां तक सही है? आपने इस डर का जिक्र किया अभी। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो राजनीतिक अखाड़े में जो पार्टियां हैं और जो नेता है वो निश्चित तौर पर अपने पक्ष में किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास तो करेंगे ही। लेकिन सवाल यह है कि सिस्टम ये है कि मेजोरिटी को सफलता मिलती है। ऑलवेज जो है मेजोरिटी विंस, हमेशा जो है बहुमत जीतता है। तो बहुमत जीतेगा। अब मतदान हो गया है तो आपने देखिए कि उसके फेवर में 270 वोट बता रही हैं आप। मैं तो अभी देख नहीं रहा हूँ, लेकिन और विपक्ष में कितने 211 वोट पड़े हैं। हाँ जी, तो वो तो टोटल 489 वोट पड़े हैं। 278 पक्ष में, 211 मतलब ना बोला गया है विपक्ष में। हाँ, तो ये है कि वो जीतने की स्थिति में सरकार तो है, वो अपना पक्ष जो है मजबूती के साथ आगे ले जाएगी। ये है, विपक्ष ने अपना विरोध दर्ज करा दिया, वो ठीक है, तो उनका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो असहमति दर्ज करा सकते हैं।
और विपक्ष को SC, ज्यादातर ST अदालत ही और तक कराता है। OBC को लेकर जो सवाल विपक्ष ने खड़ा किया है कि आप उन्हें दबा रहे हैं, उन्हें आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें आप राजेंद्र जी। नहीं, SC, ST को तो बढ़ावा दे रही है सरकार, कहाँ उनको भी आगे बढ़ने ये कैसा गणित है जो समझ में नहीं आ रहा है? 2 दिन से अमित शाह समझा रहे लेकिन समझ नहीं आ रहा है विपक्ष को। थोड़ा और विस्तार से आप इस पर अपनी राय रखिए, प्रतिक्रिया आपकी। हाँ, तो ये तो ये कोई आरोप इसमें उतना बहुत ज्यादा ठोस आधार ये वो आरोप नहीं है कि ये आरोप जो है ठहरने वाला नहीं है कि वो अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लास को बढ़ावा नहीं दे रहे, वो लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार के स्तर पर जो भी जो है उनको सुविधाएं और आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन के लिए जो भी जो है नीतियां बनाई जाती हैं, वो सारी सरकार ने उस तरह की नीतियां लागू की हुई है। तो ये तो विपक्ष का जो है आरोप कोई बनता नहीं है। लेकिन ठीक है कि विपक्ष तो अपने तरीके से कुछ न कुछ उठाता ही है, उसमें कुछ चीजें जो है लोग भी स्वीकार नहीं करते उसको। अगर वो विपक्ष उठा भी रहा है और स्वीकार योग्य नहीं है तो उसको कौन स्वीकार करेगा? SC, ST और OBC को तो सरकार लगातार उनके हितों की रक्षा करने में जुटी हुई है, कोई इस तरह की बात नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा है कि बिल पास हो जाने के बाद विपक्ष शांत बैठेगा? नहीं, वो अपने तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, और फिर विरोध के कई तरीके हैं, उस तरह से विरोध व्यक्त कर सकते हैं, विरोध जारी व्यक्त करना जारी रख सकते हैं। अभी जो है साउथ के जो गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग स्टेट्स की, उन्होंने जो है बैठकर बात की है आपस में, तो वो देखते हैं कि क्या फैसला करते हैं, क्या स्टेप लेते हैं। वो भी जो है इस डिलिमिटेशन के परिसीमन के लोकसभा की सीटें जो है बढ़ाए घटाए जाने के खिलाफ है। उनको लग रहा है कि उनको आशंका है, लेकिन सरकार जो है उनको लेगी विश्वास में जब ये डिलिमिटेशन होगा, अगर उनकी सीटें नहीं घटती हैं तो उनको क्यों परेशानी होगी? फिर तो वो जो है उनको अपना स्टैंड बदलना पड़ेगा। जो भी उन्होंने स्टैंड लिया अभी आंदोलन का, विरोध जाहिर करने का, वो तो विरोध जाहिर करते रहते हैं। उनको ये भी आशंका होती है अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई तो साउथ में, तमिलनाडु में और दूसरे प्रदेशों में वो कहते हैं हिंदी थोपी जा रही है हम पर, जबकि ऐसा कोई बात भी नहीं है। उसमें भी और भी रास्ते हैं, सारी भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था है। अगर आप हिंदी को नहीं पढ़ते तो दूसरी भाषा पढ़िए। लेकिन वो जो है उनको ये लगता है कि ये सब जो है हमारी जो स्वायत्तता है और हमारी पहचान है, उसको खत्म करने का प्रयास है और राजनीतिक रूप से हमें कमजोर करने का प्रयास है, ये लगता है। लेकिन जब ये डिलिमिटेशन होगा वास्तव में, और सीटें अगर कम नहीं होती हैं तो फिर उनका स्टैंड कहाँ रहेगा? वो उनको अपने कदम पीछे लेने पड़ेंगे, तो फिर वो यथास्थिति रहेगी। तो राहुल गांधी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए थे कि बिल पास होगा नहीं, इसलिए उन्होंने इतना लंबा चौड़ा यहाँ पर भाषण दिया। अमित शाह ने इतना कुछ कहा, आप लोग भीतर से डरे हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो वोटिंग हुई है सर वो कुछ और ही कह रहे। नहीं, वो तो ठीक है कि जब वो देखिए नंबर गेम अगर रूलिंग पार्टी के फेवर में है तो डरने की तो क्या बात है। और वो जो है नंबर का अपने फेवर में बहुमत जुटाने के लिए कोई भी पार्टी पहले काम करती है, इसके बाद ही कोई विधेयक या कोई भी जो है संसदीय कोई भी कानूनी प्रस्ताव लेकर आती है। तो वो तो उन्होंने पहले से ही सारा इंतजाम किया हुआ है और इसीलिए देख लीजिए कि उनके फेवर में वोट ज्यादा पड़े हैं, तो वो जो है बहुमत से पास हो गया। ठीक है, 5 राज्यों में चुनाव का भी जिक्र किया विपक्ष ने, कांग्रेस ने, ये कहते हुए कि जब 5 राज्यों में चुनाव का समय है उस वक्त विशेष सत्र बुलाकर आपने इस तरह से ये आनंद फानन में क्यों करना चाहते? वो कह रहे हैं कि कई सारे ऐसे भी कांग्रेसी सांसद हैं जो ये कह रहे हैं कि हम बिल के विरोध में नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग और नियत को लेकर हम जरूर विरोध में हैं कि आखिर सरकार आनंद फानन में क्यों लेकर आई। नहीं, वो ठीक है कि वो जो है 5 राज्यों के चुनाव है और उससे एक मैसेज जाएगा कि ये जो केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की सरकार है, ये महिलाओं के फेवर में स्टेप ले रही है और उनको आरक्षण देने जा रही है लोकसभा और विधानसभाओं में। तो वो इसका प्रभाव तो पड़ेगा। मतदाता जो है, महिला मतदाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी, तो विपक्ष की आशंका है, तो ये विपक्ष की आशंका ठीक है, तो ये तो आलोचना बनती है। अब ये तो पॉलिटिकल लाइन है, लोकतंत्र में सबको अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है। उनको लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव के समय इसको लाया गया है, ये पहले भी लाया जा सकता था, बाद में भी लाया जा सकता था, लेकिन ठीक है, कोई भी पार्टी जो राजनीति कर रही है, लोकतांत्रिक राजनीति में है, जो लोकतंत्र के अखाड़े में सक्रिय है, वो अपना कोई ना कोई दाव तो चलेगी, इसमें गलत क्या है? उन्होंने कर लिया, उनके हाथ में गेम है पूरा, उनके हाथ में पूरा खेल है पूरा। जो है रिजर्वेशन के लिए जो भी वो प्रस्ताव पारित करा सकते थे और विशेष अधिवेशन आयोजित करके एक मैसेज दे सकते थे, उन्होंने दिया।
कौन ऐसी पार्टी है जो ये सब नहीं करना चाहती? अगर कांग्रेस ऐसी पावर में होती और अगर वो रिजर्वेशन बिल लेके आई, विमेन रिजर्वेशन बिल लेके आना होता उसको, तो वो भी ये देखती कि कैसे समय में लाया जाना चाहिए जब अधिक से अधिक राजनीतिक लाभ मिले, तो वो तो उसके हिसाब से लाया गया, तो उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, आप आलोचना कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन शुद्धि के अद्य दिन मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, besides the Constitution 131st Amendment Bill, we have two other bills, namely the Union Territories Laws Amendment Bill 26 and the Delimitation Bill 2026, which are intrinsically interrelated with the Constitution 131st Bill. So it cannot be viewed from the isolation. इस दृष्टि से माननीय सभापति महोदय, जो नतीजा आया है, ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है। और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का 131वां संविधान संशोधन विधेयक खारिज। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 131वां संविधान संशोधक विधेयक खारिज हो गया है। किरण रिजिजू को अभी आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि विपक्ष ने साथ नहीं दिया। ये बहुत अफसोस की बात है। उनके पास मौका था सही निर्णय लेने का। मोदी सरकार सही निर्णय ले रही थी। महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। लोकसभा में बिल के समर्थन में बहुमत नहीं मिला। 131वां संविधान संशोधन विधेयक खारिज हो गया। महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। सदन के भीतर लोकसभा में बिल के समर्थन में बहुमत नहीं मिला, इसलिए ये 131वां संविधान संशोधन विधेयक खारिज हो गया। किरण रिजिजू को अभी आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि एक मौका था विपक्ष के पास सही निर्णय लेने का। उन्हें हमने बार बार समझाया कि ये लाना क्यों जरूरी है, लेकिन विपक्ष ने साथ नहीं दिया, मौका हाथ से जाने दिया। ये अफसोस की बात है। लोकसभा में बिल के समर्थन में बहुमत नहीं मिला। तो बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं आप तक। महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। महिला आरक्षण बिल को लेकर जितना हंगामा हो रहा था, जिस तरह की सरगर्मियां थी, उन सब पर अब पूर्ण विराम लग गया है। महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, बहुमत नहीं मिला। इस बिल को लोकसभा में बिल के समर्थन में बहुमत नहीं मिला। ये 131वां संविधान संशोधन विधेयक था, खारिज हो गया। 131वां संविधान संशोधन विधेयक खारिज। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। अफसोस जता रहे थे किरण रिजिजू। संसदीय कार्य मंत्री ने ये कहा कि विपक्ष को हमने बहुत समझाया, एक मौका था, इस मौके को विपक्ष को भुनाना चाहिए था, सही निर्णय लेने का मौका था, लेकिन विपक्ष ने हमारा साथ नहीं दिया। ये कहा किरण रिजिजू ने।
महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। लोकसभा में बिल के समर्थन में बहुमत नहीं मिला। 230 सदस्यों ने बिल का विरोध किया। 131वां संविधान संशोधन विधेयक खारिज हो गया है। दिल्ली से आप राजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा बातचीत के लिए। श्री, लग नहीं रहा था कि महिला आरक्षण बिल खारिज हो जाएगा, लेकिन पास नहीं हो सका, बहुमत का अभाव। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हालांकि इसको लेकर चर्चा भी लगातार हो रही थी और यही कारण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया था। हमने देखा था किस प्रकार से ट्वीट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और दरख्वास्त लगातार सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा की जाए थी। लगभग जो वोट थे यानी 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी, यानी सरकार पूरी एनडीए साथ में मिलकर भी इस बिल को पारित नहीं कर सकती थी क्योंकि संख्या बल उतरे नहीं थे। संख्या बल की आवश्यकता यानी 543 का 2/3 चाहिए। मौजूदा जितने सांसद वहां पर मौजूद थे उनके 2/3 चाहिए थे, अभी जाकर के ये बिल पास हो पाती। 298 जिस प्रकार से पक्ष में वोट गया, वही 230 विपक्ष में गया। पास नहीं हो पाई क्योंकि संख्या बल की कमी थी और यही कारण था जिस वजह से लगातार सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा कोशिश की जा रही थी कि विपक्ष की भी इसमें सहयोग मिले। विपक्ष का कारण ये था कि लगातार विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा था कि विमेन रिजर्वेशन बिल के साथ है, मगर उसके आड़ में जो 2 और विधेयक को पारित करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है, उसके साथ हम नहीं है। और यही मुख्य कारण था जिस वजह से जो महिला आरक्षण बिल हम कह सकते हैं कि गिर गया लोकसभा में। जो महिला आरक्षण बिल को लेकर पास नहीं हो पाया, महिला लोकसभा में संशोधन नहीं हो पाए, इसके विपक्ष में जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा 230 वोटें डाली गई, इसके पक्ष में नहीं मिल पाया। तो एक कहीं ना कहीं देखिए काफी दुख भी है इस बात का कि महिलाओं को जो 33% आरक्षण मिलना था, चाहे 2023 की हम बात कर ले, तब से लेकर उससे पहले 2010 की बात कर लेते हैं, मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा भी कोशिश की गई थी, तब भी नहीं मिल पाया था, संख्या बल की वजह से पारित नहीं हो पाया। जिसके बाद अगर 2023 की बात करते हैं, उसके बाद अब की बात की जाए तो कहीं ना कहीं निराशा जरूर है कि 20 घंटे जो चर्चा हुई संसद का जो 20 घंटे बेनतीजा रही क्योंकि परिसीमन बिल तो गिरा ही, यानी विमेन रिजर्वेशन बिल तो गिरा। उसका मुख्य कारण परिसीमन बिल का था कि परिसीमन बिल नहीं गिरना चाहिए था। यानी कुल मिला के बात की जाए तो 20 घंटे की जो चर्चा रही वो बेनतीजा रही। जी बिल्कुल, तो जो 2/3 बहुमत मिलनी चाहिए थी वो सरकार को नहीं मिली और किरण रिजिजू खासे नाराज दिख रहे थे। हालांकि सरकार नाराज है कि विपक्ष को हमने बहुत समझाया, ये बहुत जरूरी था महिला आरक्षण बिल को लाना, लेकिन इसको यहीं पर खारिज होना पड़ा क्योंकि विपक्ष ने साथ नहीं दिया। कांग्रेस गदगद है। श्री, देखिए कांग्रेस गदगद या पूरे विपक्ष की बात की जाए इस वजह से वो खुश है क्योंकि महिला आरक्षण बिल के खिलाफ तो चलिए सहमति दी जा रही थी। हालांकि देखिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम ट्वीट की बात करते हैं तो उनके द्वारा जिस प्रकार से स्पष्ट रूप से कहा गया है, यानी देखिए केवल उनकी ट्वीट की बात नहीं, कल की भी बात करते हैं, कल भी उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया था कि अगर नहीं मिलता है, यानी महिला आरक्षण बिल को समर्थन नहीं मिलता है विपक्ष के द्वारा तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा जो इसके विपक्ष में जाते हैं और काफी लंबे समय तक। यानी स्पष्ट कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद में कहा गया था और ट्वीट भी आज उसी का देखने को मिला है। अब जिम्मेदारी विपक्ष की बनेगी कि जनता के सामने अपने आप को कैसे निष्पक्ष साबित कर पाएंगे, किस प्रकार से अपने आप को ये जनता के सामने रख पाएंगे कि जो पारित नहीं हो पाया है उसका कारण क्या था। क्या महिला रिजर्वेशन बिल को आप नहीं पारित करवाना चाहते थे या फिर उससे लगे हुए 2 और बिल से उस वजह से पारित नहीं हुआ? इस स्पष्टीकरण आपको जनता को देनी पाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, तमाम एनडीए की बात की जाए तो उनके द्वारा ये जरूर कहा जा रहा है कि विपक्ष महिला रिजर्वेशन के साथ नहीं था जिस वजह से पारित नहीं हो पाया। अब जिम्मेदारी बनती है कि आप कैसे स्पष्टीकरण देंगे। लगातार विपक्ष के द्वारा समय को लेकर भी उठाया जा रहा था सवाल क्योंकि बंगाल का चुनाव आने का वोटिंग होना है, कुछ राज्यों में जो बाई इलेक्शन है, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, वहां पर चुनाव वोटिंग होनी है। अब चूंकि विफल यहाँ पर नजर आई है सरकार, साथ ही
साउथ के स्टेट की खास तौर पर बात की जाए, परिसीमन की बात की गई, वहां पर मुंह की खानी पड़ सकती है सत्तारूढ़ पार्टी को। एक विफलता जरूर मानी जाएगी कि एक बिल को पूरे जोरों शोरों से पास करने, चुनाव के माहौल में बीच में पास करने की कोशिश की गई, मगर पास नहीं हुआ। अब जनता ये डिसाइड करेगी कि इसका ठीकरा किसके ऊपर फूटेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो अपने आप को स्पष्ट कर पाएगी कि विपक्ष की गलती की वजह से विपक्ष नहीं सदन के भीतर कह दिया सरकार ने, सदन के भीतर कह दिया, बाहर भी इसे ही और आगे इलेबोरेट करती हुई नजर आएगी सरकार। ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं श्री कि विपक्ष ने साथ नहीं दिया, लेकिन इस विधेयक को पास कराने के लिए जो स्टैंड था विपक्ष के पास वो काफी विषयांतर दिख रहा था। ज्यादातर जो थे विपक्ष के लोग वो ये जरूर कह रहे थे कि सरकार जिस टाइम में लेकर आई है, टाइमिंग को लेकर, उनकी नीयत को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कुछ एक ने, अगर हम बात करें तो बड़े चेहरों ने, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने कहा यह बहुत अच्छा कदम है, मैं इसका स्वागत करती हूं। कई बड़े चेहरों ने कहा कि हम तो पहले से ही चाहते थे कि ये महिला आरक्षण बिल आना चाहिए, ये तो हमारे समय की चीज है, ये तो हम लाना चाहते थे, कोई नहीं मोदी सरकार लेकर आए। तो इस तरह की बातें, लेकिन जब ये वोटिंग हुई तो वहां पर ये चीजें नहीं निकली। 2/3 बहुमत जो मिलनी चाहिए थी वहां पर ये चीजें नहीं मिली। तो विपक्ष ने अपना बाद का जवाब भी पहले से रेडी रखा है कि नहीं, हम तो चाहते थे कि हम इस बिल के पक्ष में थे, लेकिन समय को लेकर, सरकार की नीयत को लेकर हमने विरोध किया। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या श्री? अब देखिए, लगातार विपक्ष के द्वारा ये बात शुरुआत से ही कही जा रही थी। यानी हमने देखा था जब कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी तो वहां भी मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा जब सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को संबोधित किया गया था तब भी उनके द्वारा कहा गया था कि विमेन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ नहीं है। इंडी गठबंधन की जब बैठक हुई थी वहां भी सभी के द्वारा कहा गया कि विमेन रिजर्वेशन बिल का हम यूनानिमसली सपोर्ट करते हैं। जब कल हरियाणा न्यूज से कुमारी शैलजा लोकसभा सांसद ने भी बात की तो उनके द्वारा भी कहा गया कि अद्भुत किया जा रहा है, बहुत पहले ये चीज हो जानी चाहिए थी। विमेन रिजर्वेशन बिल के साथ है, हालांकि आनंद फानंद में अभी किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए था, मगर लगातार विपक्ष के साथ है, एक तरफ से बोला जा रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो जाए। अखिलेश यादव के द्वारा आपत्ति जरूर समय को लेकर उठाई गई थी, मगर विमेन रिजर्वेशन बिल के साथ है, इस प्रकार से तमाम पार्टियों के द्वारा कहा जाता, मगर बात परिसीमन पर उठ रही थी। उनके द्वारा कहा जा रहा था कि विमेन रिजर्वेशन बिल के आड़ में 2 और विधेयक को पास कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अब इतने सफाई से विपक्ष अपनी बात जनता के सामने रख पाएगी? क्या जनता को इस बात का विश्वास दिलवा पाएगी कि विमेन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ नहीं थे? क्योंकि देखिए, अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं, वोटिंग से 1 घंटे पहले जो गृह मंत्री अमित शाह ने 6 बजे संसद में जब इस चर्चा में हिस्सा लिया तो उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया था कि अगर ये बिल पास नहीं होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। विपक्ष अगर वोट नहीं देगा तो बिल गिर जाएगा। देश की महिलाएं देख रही है कि उनकी जो राहें हैं उसमें रोड़ा कौन बन रहा है, यानी सीधा जो तीसरा है वो विपक्ष के ऊपर डाला जा रहा है। सीधा कहा जा रहा है कि बाकी दोनों यहाँ पे जो बिल थे जिस वजह से विपक्ष ने नहीं वोट दिया, उसके खिलाफ वोट किया, उसको पीछे रखा जा रहा है, मगर सीधा विमेन रिजर्वेशन बिल पर आ रहा है। मगर स्पष्टीकरण विपक्ष पहले भी दे चुकी थी, जब 3 दिन का ये जो कार्रवाई है शुरू होने वाली थी उससे पहले भी कह चुकी थी, और उस दरमियान भी कहा गया है कि विमेन रिजर्वेशन बिल कारण नहीं है, बाकी 2 जो विधेयक को लेकर आया जा रहा है वो कारण है जिस वजह से आपको समर्थन नहीं मिलेगा। जी, यहाँ 2 सवाल उठ खड़े होते हैं। एक जो आपने आखिर में जिक्र किया कि बार बार ये विपक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि आप फायदा उठाना चाहते हैं महिला वोटर्स को लुभाने के लिए, आपने चुनाव के समय में एक विशेष सत्र बुलाया और इस तरह का बिल आप लेकर आ गए, तो अब पासा तो विपक्ष के पाले में आ गया है। अगर उधर फायदा हो रहा था तो नुकसान किसका, इस पर बात हो सकती है श्री। और एक और सवाल मैं इसके साथ जोड़ देती हूँ, जो एक नाम करके आपने गिनाए, जैसे मैंने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जिक्र किया जो पूर्व राष्ट्रपति हैं हमारी, तो इन्होंने इन चेहरों ने जो ये कहा कि बहुत अद्भुत है, होना चाहिए, हम स्वागत करते हैं इसका, लेकिन वोट नहीं पड़े। अगर कईयों ने ये कहा कि इतनी जल्दी क्यों है, ये तीसरा पायदान था, पहले पायदान को भी आप लांग गए, आप दूसरे पायदान को जबरदस्ती लेकर आए और उसके बाद तीसरे पायदान पर आप फैसला चाहते हैं।
अगर सरकार पहले जनगणना होने देती, फिर परिसीमन होता, उसके बाद महिला आरक्षण बिल आता, तो क्या तस्वीर कुछ और हो सकती थी? ये दो सवाल श्री। देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से आपने कहा कि वोटिंग से फायदा, देखिए सबसे पहले तो दो पहले स्टेट्स की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात की जाए और बंगाल की बात की जाए। इस पर सवाल उठाया जा रहा था कि वोट लेने की कोशिश की जा रही है, यानी महिला रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण बिल अगर पारित होता तो सीधा उसका से सरकार के पास जाता, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी कहा गया था कि हम पीछे हट जाएंगे, आप चाहे तो सरकारी पैसे से, सरकारी खजाने से हम पोस्टर्स लगवा देंगे जिसमें श्रेय आपको जाएगा। भले ही ये तमाम बातें कही गई होगी संसद में, मगर अगर ये पारित होता, उसका सीधा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या यूं कहे तो भारतीय जनता पार्टी के पास जाता। सीधा फायदा उसका ये होता कि वेस्ट बंगाल में, जहां पर काफी समय से बीजेपी कोशिश कर रही है कि अपना खाता वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर खोल सके, पूरी दो एड़ी चोरी का जो हम कह सकते हैं कि 2 से 3 साल से वहां पर कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के लिए। एक टर्निंग पॉइंट जरूर ये साबित हो सकता था, पहली चीज। दूसरी, अगर तमिलनाडु की हम बात करते हैं, क्योंकि तमिलनाडु साउथ ऐसी कड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसे भेद नहीं पा रही है, सही तरीके से कोशिश में जुटी रहती है, चाहे लोकसभा चुनाव से हम बात कर ले, अभी तक सही तरीके से वहां पर जो कह सकते हैं बीजेपी अपना परचम नहीं लहरा पा रही है। अगर विमेन रिजर्वेशन बिल पास होता तो वापस से वो जो श्रेय है वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाता। सशक्त माना जाता है साउथ इंडियन स्टेट को, महिलाओं को अगर वुमेन की वॉइस की बात करते तो कहीं ना कहीं साउथ के स्टेट में माना जाता है। इसका सीधा सीधा जो आंकड़ा है, वोटिंग का आंकड़ा है, वो बीजेपी के झोली में जाता हुआ नजर आ सकता था। अब चूंकि पारित नहीं हुआ है, संभव है कि एक हार भी कहीं ना कहीं मानी जाएगी, क्योंकि अभी तक अगर आज तक की हम बात करते हैं 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सदन में अभी तक कोई भी बिल ऐसी नहीं थी जो पार नहीं हो पाई थी, जो पास नहीं हो पाई थी। ये पहला वो बिल माना जाएगा। तो अब संभव है कि जो तस्वीर है वो बदल सकती है, या तो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले जो राज्य हैं उसमें एक विक्टिम की तरीके से, क्योंकि कोशिश तो की गई थी मगर विपक्ष ने पास नहीं होने दिया, संभव है कि उसके वोट मिल सकते हैं, या फिर उन्हें नहीं वोट मिलेगा क्योंकि बाकी दो, अगर विपक्ष अपनी बातों को सही तरीके से रख पाती है कि विमेन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं पास हो पाया, क्योंकि ये दो और सदन के भीतर हालांकि विपक्ष ने अपनी बातों को रखा है और पुरजोर तरीके से रखा है। बहुत शुक्रिया श्री इस तमाम बातचीत के लिए, धन्यवाद।